ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, लोये स्तव साहुणम्। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वार, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें कर्म की हानि। सात व्यसन पाठ पर अपनी चर्चा चल रही है। बीत रहा है विज्ञान पाठमाला भाग 2 में। कल अपनी बात चली थी कि व्यसन किसको कहते हैं। एक तो सामान्य स्वरूप अपन ने व्यसनों का देखा था, उसके अलावा दो व्यसनों पर अपनी चर्चा चली थी, जुआ और मांस खाना। तो जुए के संबंध में भी अपन ने बात देखी कि किसी भी खेल को, है ना, किसी भी खेल को खेलने से मतलब नहीं है। खास बात है कि हार जीत की दृष्टि रखते हुए रुपए पैसे का दांव लगाना। खेल में हार जीत तो होगी ही सही, और जो भी खेलेगा जीतने के लिए ही खेलेगा, कि नहीं तो उसके बिना खेल संभव नहीं। लेकिन ये असल में सिर्फ खेल की बात नहीं, बल्कि खेल में वो दांव लगाना, हार जीत पर दृष्टि रखते हुए रुपए पैसे या किसी भी प्रकार के धन से, है ना, कोई काम इस तरह का करना, शर्त लगाकर कोई काम करना, ये सब जुआ है। और अधिक लाभ की आशा या हानि का भय होना, ये जुआ है। तो वो तो द्रव्य जुए की बात थी। वास्तव में देखा जाए तो अशुभ के उदय में, यानी पाप के उदय में घबरा जाना, पुण्य के उदय में संतुष्ट हो जाना, बहुत क्या कहें अपन, उसके अंदर एक संतोष का जो भाव आता है, या खुद को बड़ा मानने का जो भाव आता है, ऐसा बड़ा मानने का भाव आ जाना, उसका नाम भी जुआ है। शुभ में जीत और अशुभ में हार, ये देखा था। एक बार अपन ये छंद बोल लेते ताकि अपने दिमाग में रहेंगे और उस पर अपन चर्चा करेंगे। जुआ आमिष मदिरा दारी, आखे टक चोरी पर नारी, ए सात व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। दर्वित ये सातों व्यसन, दुराचार दुखधाम, भावित अंतर कल्पना, निशा मोह परिणाम। अशुभ में हार शुभ जीत, यह द्युत कर्म देह की मगनताई, यह मांस भक्षिबु, मोह की गहल सो आजान, यह सुरापान, कुमति की रीति गणिका को रस चखिबु। निर्दय वे प्राण घात कर बो, यह शिकार पर नारी, संग पर बुद्धि को परखिबो। प्यार सो पराई सोच गही, बेकी चाह चोरी, ए सातों विसन बिडारी, ब्रह्म लखिबो। चलिए, तो जुआ के संबंध में बात हो गई थी। मांस के संबंध में अपनी बात चल रही थी, जिसमें पहले तो द्रव्य मांस भक्षण किसको कहा, ये मार कर या मरे हुए जीवों का कलेवर खाने में आसक्त रहना। उसमें जो एक आसक्ति का भाव है, ये मार के खाए वो तो मांस भक्षण है ही सही, लेकिन मारा नहीं हो खुद ने, दूसरे ने मारा हो, ऐसे मरे हुए जीव का कलेवर खाना, वो भी मांस भक्षण। देखो, मांस और चमड़ा ये ऐसी चीज है कि जिसमें निरंतर निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। हमेशा ध्यान रखने की बात है, लगातार त्रस्त जीव उत्पन्न होते हैं उसमें, लगातार। आप सोचो कि सूख जाने के बाद, चमड़ा सुखाते हैं ना लोग, चमड़े के व्यापारी जो रहते हैं, वो चमड़े को सुखाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, पूरी उसकी केमिकल वगैरह सब डालते हैं। तो उसके बाद, अरे सूखा हो चाहे गीला, कैसा भी हो, चमड़े में मांस में निरंतर त्रसजीत पैदा होते रहेंगे, निरंतर। आया समझ में? उसमें वो जीव जिंदा हो, मतलब जिसका वो शरीर है, वो जीवित हो या मृत हो, जैसा भी अपन ही है। अपना, अपन माने मूल रूप से ये शरीर के स्वामी अपन कहलाता है, ठीक है ना, मुख्य रूप से। लेकिन इस शरीर में अनंत अनंत त्रस जीव है ना।
अनंत ना भी कहो तो असंख्य तो है ही। एक एक बूंद में, खून की एक एक बूंद में कितने कितने त्रस्त जीव दिखते हैं। तो वो त्रस्त जीव निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं। कब? हम जिंदा हैं इसलिए। अरे हम इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे तो भी वो जीव पैदा होते रहते, निरंतर पैदा होते रहते। मांस में भी, चमड़े में भी, किसी में भी। आया समझ? इस शरीर की प्रवृत्ति ऐसी है, इसके आधार से निरंतर जीव पैदा होते रहते। अब कोई उसको मार करके खाए या मरे हुए को खाए, उसका मांस भक्षण करे, वो तो द्रव्य मांस भक्षण है ही सही। उसके अलावा भी जहाँ अपन भाव मांस भक्षण की बात कर रहे हैं, ऐसे मांस में आसक्ति होना। मांस में आसक्ति होना का क्या मतलब? ये अपना जो शरीर है ये भी तो मांस का बना हुआ है ना, ये भी मांस का, हड्डी का, इनका ही तो पिंड है। तो इसमें आसक्ति का जो भाव है वो भी वास्तव में मांस भक्षण ही समझना चाहिए। ऐसा है। बोलिए। सर, जब तक इस शरीर में आत्मा रहता है तब तक ये हम्म। आदमी, ये शरीर सड़ता नहीं है। ऐसा कुछ होता नहीं विशेष। अपने को दिखता है कि हम्म। एकदम सड़ता नहीं है, लेकिन जैसे ही आत्मा पास हुआ और शरीर का इतना सड़न, मतलब सड़ना जल्दी शुरू हो जाता है कि वो एकदम बदबू मारने लग जाता है। तो ये कोई आत्मा की हाँ। शक्ति है जिसकी वजह से ऐसा कुछ रहता है, जिसकी वजह से शरीर सड़ता नहीं नहीं, नहीं है। ऐसा ये तो एक, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो तो बायोलॉजिकल, एक वो उसका जो भी है बायोलॉजी है उसकी, शरीर की ऐसी है बनावट। अरे जिस मकान में आप रहते हो, है ना, अब जिस मकान में रहते हो रोज आपका आवागमन हो रहा है, सब हो रहा है, और सारे ही काम हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा साफ सुथरा लगेगा, उसमें जाले वगैरह नहीं दिखे। अब आप जहाँ पे रह नहीं रहे हो, मान लो कोई व्यक्ति कोई मकान छोड़ करके चला गया, अब बरसों बाद उस मकान में लौटो तो क्या दिखता है? अजीब सी सीलन की बदबू, या वो जाले वगैरह कचरा इकट्ठा हो ही जाता है ना। बस वैसा है ये भी। ये तो निमित्त निमित्तिक संबंध है, इसमें कोई जीव की शक्ति वाली बात नहीं है क्या? आया समझ में? और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही सड़ता हो, अरे जिंदे में ही सड़ता है, जिंदे में ही सड़ता है। कुत्तों को देखा कभी आपने? सर्दी में खाज हो जाती है, और बहुत से कुत्तों के वो, ज्यादातर के ऐसे ही देखने में आता, सिर का हिस्सा जो है, सिर की चमड़ी बहुत जल्दी गलती है, और वो सड़ता है अंदर ही अंदर, वो बिल्कुल सड़ता रहता है, कीड़े कुलबुलाते रहते, जिंदा, जिंदा कुत्ते में, मरे हुए की बात नहीं कर रहे। ऐसे ही मनुष्यों के भी दिखता है, पाप का उदय हो तो ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, उस घाव में लटें इल्लियां पड़ जाती हैं। होता है, बहुत से जीवों के हो जाता है इस तरह। तो वो तो एक कर्मोदय की बात तो है ही सही, खैर। उसके अलावा सहज ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध समझ लेना। और इसी की क्या बात, दूसरी चीजें भी हैं। दूध सड़ जाता है, दूध फट जाता है, गर्मी में फट जाता है ना, बदबू मारने लग जाता है। तो और बिल्कुल मर्यादित दूध की बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि टाइम पर गर्म नहीं किया हुआ, गर्म भी किया, गर्मी बहुत है लेकिन तो फट जाता है, खराब हो जाता है, उनमें बदबू आने लगे। तो ये तो पुद्गल का परिणमन है ना। वो जो बदबू या और वो सब चीज, वो तो पुद्गल का परिणमन है, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। बाकी इतना इसमें समझना कि ये जीवित हो माने जब इसमें वो उसका स्वामी जीव मौजूद हो, चाहे ना हो, जीवों की, और कौन से जीवों की? स्थावर की बात नहीं कर रहे हैं, त्रस्त जीवों की। त्रस्त जीवों की उत्पत्ति भी वहां निरंतर होती ही रहती है, लगातार। इसलिए मांस भक्षण तो खैर जैनों में तो एकाएक होता नहीं है। अब बड़े शहरों में कुछ नालायक पैदा हो गए हो तो अलग बात है, एकाएक तो देखने में आते नहीं। क्योंकि सुनने में आता है ना कि बड़े शहरों में तो खाना पीना सब चल रहा है, सभी चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं। वो तो पैदाइशी जैन हो गए भले, लेकिन जैन है ही नहीं, उनमें जैनत तो कुछ है ही नहीं। खास चीज तो भाव मांस भक्षण के ऊपर थी बात। इस शरीर में आसक्त होना, इसमें गृद्धता अधिक होना, ये भी मांस भक्षण। ये क्यों है मांस भक्षण? क्योंकि शरीर किसका बना हुआ है? कि शरीर अपने आप में पूरा मांस का ही तो लोथड़ा है, और क्या है? मांस का ही तो पिंड है, हड्डी मांस यही सब तो है, और क्या है इसमें? मांस हड्डी खून, अब इसमें आसक्ति माने मांस में आसक्ति, तो ये मांस भक्षण ही तो हुआ। भक्षण कोरा मुंह से नहीं होता। आया समझ में? ये सिर्फ मुंह से खाने की बात नहीं है।
कुल मिला के उसमें आसक्त देखो, मांस खाने वाले की भी मांस में आसक्ति है, और इसको सजाने वाले की भी मांस में आसक्ति है। जैसे एक चर्मकार हो या चमड़े के व्यापारी हो, तो चमड़े के व्यापारी कहलाते हैं, बड़े बड़े हैं। अब वो चमड़े का जो व्यापार कर रहा है, उसकी उस चमड़े में ही तो आसक्ति है ना, उसकी चमड़े में आसक्ति, और इसकी भी चमड़े में आसक्ति। जो शरीर को सजाता संवारता रहता है, इसी में लगा रहता है दिन भर, क्या, दिन भर आईना देख के और ऐसे 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 करता रहेगा, है, ये किस में आसक्ति है उसकी? चमड़े में। बाबूजी की तो गजब की पंक्तियां हैं। क्या लिखा उन्होंने? अरे चर्म के रंध्रों में तब वासना, चर्मकार संज्ञा क्यों अस्वीकार तुम्हें। बोल, तुम्हें धरा पर यदि जड़ता से प्यार है, तो चेतन बनने का क्या अधिकार तुम्हें। हाँ बिल्कुल आएगा। बाल काले करना भी इसी में आएगा। ये तो क्या है, ये तो जीजा के जीजा के जीजा का सत्कार है, बाल काले कर। समझ में ही बात? क्यों? कि बाल तो शरीर का हिस्सा भी नहीं है, और उसमें भी इतना पागल हो गया, क्या है। बाबूजी ने क्या कहा कि चर्म के रंध्रों में तब वास, ये चमड़े के जो रोम है, इन रोम छिद्रों में तेरी वासना पड़ी हुई है, तो इसी को सजाने संवारने में लगा रहता है, दिन रात इसी का ही विचार करता है, इसी में तेरी आसक्ति पड़ी है। तो तुझे कोई चर्मकार कह देवे, कोई चमार कह देवे, तो तू उसमें बुरा क्यों मानता है? वो क्यों अस्वीकार होता है तुझको? वो भी चमड़े का ही, चमड़े को ही संवारता है वो भी। चर्मकार क्या करता है? चर्मकार का क्या काम? कि वो चमड़े को ही उसकी, उसको पीटेगा, उसको जो भी करेगा वो उसका, है ना, मतलब उसको एक फिनिशिंग देगा, उस चमड़े को फिनिशिंग देने का काम करता है। और तू क्या कर रहा है कि तू भी इस चमड़े को फिनिशिंग देने का काम कर। बोलो, तो कोई अगर चमार कह दे तो कितना बुरा लगता है? आया समझ? लेकिन विचार करो कि जिसकी ये चमड़े में आसक्ति पड़ी है, जिसकी ये मांस में आसक्ति पड़ी है, वो कब मांस भक्षण नहीं कर रहा। देह की मगनताई, यह मांस भकीबो। क्या लिखा है वहां? बनारसी दास जी ने अद्भुत दृष्टि दी है। देखो, जुआ में अपन ने देखा था बंध तत्व संबंधी भूल थी, है ना, मुख्य रूप से, वैसे तो सारी घटित हो जाती है, फिर भी अपन देखो तो स्पष्ट दिख रही है बंध तत्व संबंधी भूल। शुभ में जीत, अशुभ में हार, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। ध्यान है ना, छेड़ा लगी लाइन है। और जीव तत्व संबंधी भूल क्या थी? हम्म, चेतन को है। हाँ, ये तो हो गई असली बात। फिर ये तो असली बात हो गई, इसके आगे क्या है? हाँ, और मूर्ख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। शरीर के गोर, अभी उतना ही। जीव अजीव की भूल पूछी ना, जीव और अजीव की भूल क्या है? कि शरीर के पैदा होते अपने को पैदा हुआ मानना, शरीर के मरते खुद को मरता हुआ मानना, शरीर के गोरा रहते खुद को गोरा मानना, शरीर के काला होते खुद को काला मानना। अभी बालों की बात की आपने, अब उस शरीर के तो बाल भी नहीं है वास्तव। बाल और नाखून तो शरीर से अलग चीज है ना, और उसमें कितना पागल होता, कितनी हिंसा करता है उनके पीछे ही। नाखूनों को भी बढ़ाने का शौक रहता है बहुत सब, ऐसे बढ़ाते हैं और फिर उस पे क्या वो नेल पॉलिश लगाएंगे, हैं। अरे कितनी हिंसक चीजें हैं, इसका तो विचार करे कम से कम। बालों को रंगेगा, ऐसा हो जाएगा वो, होता है ना मुर्गे की कलगी होती है जैसी, वो रंग बिरंगी, है, ऐसे बाल करेगा लाल पीले नीले। ऐसे मुर्गे की तरह हो जाएगा। बोलो। आजकल तो और अलग चल गया फैशन में, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, सबके आर्टिफिशियल अच्छा, एक्सटेंशन। हाँ, नेल एक्सटेंशन भी होते हैं लाखों लाखों के, और हेयर एक्सटेंशंस होते हैं। अरे गंजा बाल उगावे तो फिर भी समझ में आता है,
जिसके बाल हैं, अब वो एक्सटेंशन, एक्सटेंशन किस चीज का, ये समझ में नहीं आती है? पहली बार सुना। नाखूनों को भी एक्सटेंड करा रहे हैं, लेकिन जानवर ही बनना है इसको अगले भाव में, चिंता ही मत करो, क्योंकि नाखून किसके बढ़े हुए रहे। हम लोग जब 8वीं 9वीं 10वीं में थे लगभग, उस टाइम पर हिंदी में एक पाठ आता था, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों में से किसी ने, नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना, सुनील जी ने पढ़ा है। तो वो लेखक का नाम तो भूल गया, शायद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का था या किसी का था, रामधारी सिंह दिनकर, किसी ना किसी का था, अच्छे लेखक का था, हिंदी के माने हुए लेखक का, कि नाखून बढ़ना मनुष्य की पाशविक वृत्ति की निशानी है। वो लाइनें आज तक याद है मेरे को, वो 8वीं 9वीं में पढ़ी होगी, है ना, कुछ चीजें रह जाती है यार, कि नाखून बढ़ना ये मनुष्य की पाशविक वृत्ति की निशानी है, जो आदिम काल से ये पशु के रूप में था। क्योंकि बायोलॉजी तो यही पढ़ाता है ना, बायोलॉजी में तो, कि पहले बंदर जैसा था, जानवर जैसा था, बाद में फिर ऐसा इंसान के रूप में डेवलप हुआ, विकसित हुआ। तो पाशविक वृत्ति की निशानी, और इसका उन नाखूनों को काट देना, छोटा कर देना, ये इसकी मनुष्यता की निशानी, ऐसा उस लेख में था। ध्यान आ रहा है भाई साहब आपको? ऐसा लेख में था बिल्कुल ऐसे, कि ये उस वृत्ति को नकार देना चाहते। नाखून इसको याद दिलाते रहते हैं कि तू कैसा था, और ये उसको काट के कि मैं ऐसा पशु बन करके नहीं रहूंगा, ये ऐसा कहने का उसका आशय था। अब सोचो, जो नेल एक्सटेंशन, मैंने तो पहली बार सुना जिंदगी में, है, नाखूनों को बढ़वाना चाह रहा है एक्स्ट्रा, और क्या बताया, लाखों रुपए सर्जरी करा करके बढ़ाना चाह रहा है। क्या पागलपन छाया हुआ है, बोलो। नाखून जो कि शरीर का भी अंग नहीं है, शरीर का भी अंग नहीं है, और उनको बढ़ा करके क्या करना चाह रहा है ये? कि चिंता मत कर, अगले भाव में तो तुझको बढ़े हुए नाखून ही मिलने वाले। क्या आया समझ? बढ़े हुए नाखून ही मिलेंगे अगले भाव में, नारकी बनेगा, या तिर्यंच, ऐसा क्रूर तिर्यंच ही बनेगा। समझ में आ रही बात? बालों का एक्सटेंशन, अरे हम तो उनको आदर्श बनाते हैं जो बालों को अपने हाथ से उखाड़ करके फेंक देते हैं, और यहाँ पे बालों का एक्सटेंशन, कि इसको कभी जीवन में मुनि बना हो ही नहीं सकता, नहीं इस भाव में, अगले भाव की भी इसके चांस नजर नहीं आते। बालों का एक्सटेंशन गजब हो गया। हाँ, ये तो अब ध्यान आ रही है, बाल बिकते हैं तो क्यों बिकते होंगे, वो एक्सटेंशन के लिए बिकते होंगे। बाल खरीदते हैं ना वो, है, 1000 रुपए किलो में बाल खरीदते हैं। आप सोचो, बहुत मिल रहे, बहुत नहीं मिल रहे, 1 किलो बाल तो इतना बड़ा गट्ठर हो जाएगा। आया समझ में? खैर, अपने को उसके व्यापार से मतलब नहीं, लेकिन वो बात ध्यान में आती है, वो बाल खरीदने आते हैं लोग बाल। तो वो इसीलिए होगा कुछ लोगों का जो पागलपन छाया हुआ है बालों के एक्सटेंशन का, या बालों को चितकबरा करने का, रंग बिरंगा करने का, उसी के कारण है ये सब। ये सब क्या है? ये भाव मांस भक्षण है। शरीर में अति आसक्त, देखो, अब शरीर है तो उसकी जो भी जरूरतें होंगी वो सब काम तो होगा, खाना पीना भी होगा, ये भी होगा, इसमें भी है तो पाप ही, लेकिन वो बहुत बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि वो मजबूरी की चीज है। लेकिन ये तो बिल्कुल ही बेकार बात हो गई, बिल्कुल ही एकदम, क्या कहें, अतिरिक्त इसने माथे पे ओढ़ लिया, कि मुझको तो बाल ऐसे चाहिए, नाखून ऐसे चाहिए, और ये ऐसा चाहिए, वो ऐसा चाहिए, सुंदर दिखूं इसके लिए चाहे किसी जीव को मार करके कुछ केमिकल बनाया गया हो, वो केमिकल ही इस्तेमाल करना पड़ता। मेरे को तो सुंदर दिखे, मुझे तो ये क्रीम पाउडर लगाना, मुझे तो ये शैम्पू करना, पता चल जाए कि इसमें इतने इतने जीवों का घात है, उसके बाद भी इसकी आसक्ति बनी रहे, इसका क्या मतलब? ये भाव मांस भक्षण निरंतर हो, है समझ? ये भाव मांस भक्षण शरीर को टिकाए रखने के लिए जितना हो उतना ही क्या कम है, जो अतिरिक्त और बोझा उड़ लिया माथे पर। शरीर को बनाए रखने में ही अपने को बहुत बहुत पाप करते हैं अपन। रोज भोजन बनता है, और सब काम करते हैं उस भोजन आदि के लिए, और व्यवस्था के लिए रुपए पैसे कमाते हैं, व्यापार धंधा सब होता है, तो वो क्या कम पाप है? तो उसमें ही जब इतना पाप है तो वही काफी है ना भैया जीवन में, और अतिरिक्त क्यों बढ़ाना? शरीर की आसक्ति बढ़ा के और पाप क्यों बढ़ाना व्यर्थ में? प्रयास तो ये होना चाहिए कि बिल्कुल कम से कम होता जाए, क्या शरीर की जो भी क्रियाएं हैं
वो कम से कम होती है। सही है, बहुत बढ़िया बात है। नीड और डेकोरेशन, वही, एक तो आवश्यकता और एक विलासिता। आवश्यकता और विलासिता में जमीन आसमान का अंतर है। हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बहुत पाप करते हैं, और फिर विलासिता के पाप से तो बचें कम से कम। ये सजावट के, डेकोरेशन के पाप से तो बचें। हैं? और किसको सजा रहा है? चमड़े को। हैं? चमड़े को सजा करके क्या करेगा? चमड़े बाजार में गए कभी? नसीराबाद के पास से निकलो या कानपुर के पास से निकलो, कानपुर में भी चमड़े की सबसे बड़ी मंडी बताता है। मैं तो गया नहीं कभी उधर, लेकिन सुना है कानपुर में सबसे ज्यादा व्यापार है चमड़े। और इधर अजमेर के पास है नसीराबाद, वहां पे भी वो, मतलब शहर के बाहर से भी निकलो ना, अब तो बहुत बदबू आती है। शहर के बाहर से निकलो तो भयंकर बदबू आती है। अब वो अजमेर जाने का रास्ता वही है, उधर से होके निकलो तो बदबू आती है, नसीराबाद की साइड से निकलोगे तो बदबू आएगी। बताओ, इतनी दूर तक जो बदबू रहती है, किसकी बदबू? वो चमड़ा जो बिक रहा है, और चमड़े को जो सजाया जा रहा है, वहां सजाया ही जा रहा है, और क्या, सजावट ही तो है उसकी। उसको फिनिशिंग देना, उसको एक, क्या कहें, वो बेचने लायक करते हैं, वो चमड़े को कूटते हैं, पीटते हैं, जैसा भी करते हैं, पतला करते हैं। वो निरंतर त्रस्त जीवों का उत्पत्ति का स्थान है। कभी भूल के भी चमड़े की जैकेट, चमड़े के पर्स, हैं, आपके बेल्ट, जूते, कोई भी चीज चमड़े की इस्तेमाल करना ही नहीं। चमड़े की नहीं करना, रेशम की नहीं करना, ऊन की नहीं करना, और इस तरह का काम भी नहीं करना। कपड़े का व्यापारी हो तो नहीं रखे वो। हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं कपड़े के, बिल्कुल भी वो नहीं करते। क्योंकि अब जब बड़े बड़े ब्रांड आते हैं, रेमंड वगैरह और ये सब, उनमें वो वूलन भी आता है, और आप देख के बता नहीं सकते कि वूलन है कि क्या है। मतलब असली ऊन की बात कर रहा हूं मैं। वूलन एक तो गर्म कपड़ों को भी कहते हैं, जैसे इसको भी वूलन कह देते हैं, लेकिन ये वूलन नहीं है, वो तो नाम ऐसा चल पड़ा। वास्तव में जो 100% वूल, वो प्योर वूल कहलाती है। वो ऊन, भेड़ की ऊन से जो बनता है, उस ऊन की बात कर रहे हैं, गर्म कपड़ों की बात नहीं कर रहे। तो वहां पे उसमें बहुत घात होता है जीवों का। और जैसे चमड़े में निरंतर त्रस्त जीव पैदा होते हैं, ऐसे ही ऊन में और रेशम में भी, समझना, ऊन और रेशम का भी यही हिसाब है। ऐसा वहां समझना चाहिए। बोलिए। चांदी का वर्क रहता है वो, मिठाई में लगता है वो। चांदी का वर्क खाने लायक नहीं है? नहीं तो आजकल तो वो मशीन से बनने लगा बताते हैं। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मशीन से बनेगा ही नहीं, वो फट जाएगा वो। चांदी की और सोने के वर्क की कुटाई मैंने मेरे हाथों से, आंखों से देखी है। क्या? हमने खुद ने देखी, जयपुर में होता है कहानी। आया समझ में? मशीन से एक वो, एक जैकेट जैसा आता है, मतलब जैकेट बोलते हैं उसको, एक कवर होता है इतना बड़ा, समझ लो 4x4 या 6x6 का, 6 इंच बाई 6 इंच का, ऐसा एक लिफाफे जैसा खोल रहता है चमड़े, है ना। और उसके अंदर एक बारीक बारीक पतले पतले कागज होते हैं, जैसे मान लो डायरी हो ना कोई, उसकी ऐसी डायरी सी बनी रहती है। और उसमें इतना इतना सा टुकड़ा रखते हैं, जरा जरा सा टुकड़ा, सोने का या चांदी का, हर एक, हर दो एक कागजों के बीच में। और फिर ऊपर से उस चमड़े को पीटते हैं। ये तो मैंने किसका बताया? जिसमें एक साइज के हिसाब से बनाना हो। अब जिसमें लंबा चौड़ा बनाना हो, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है गायों की आंत, गाय और भैंस की आंतें, क्योंकि उनकी आंतें बड़ी होती, तो वो काम में ली जाती है। इसका तो पूरा वीडियो है, आप अभी देखिए, मिल जाएगा यूट्यूब पर। अभी मैंने कल ही फेसबुक में देखा, मशीन से बता रहे थे कि मशीन से बनता है, पहले बनता था। अब वो पूरा मशीन का प्रकरण बताया उन्होंने कि मशीन से वो एक हैमर रहती है, वो ऊपर नीचे अच्छा, अपने आप मशीन से होती है। मशीन से तो होती हो, लेकिन उस मशीन में वो चमड़े का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी देख लेना। मशीन नहीं से क्या नहीं होगा? दबाने का ही तो काम होगा। नहीं नहीं, और वो जो जो लेयर बनाते हैं ना, वो कोई विशेष किस्म का कागज है, वो चमड़ा नहीं है। कल ही मैंने देखा है, उसको बता रहे थे कि अब वो जो पुरानी प्रक्रिया है वो लगभग खत्म हो रही है, और ये नई मेथड आ गई है ऐसा। तो ये तो देखना पड़ेगा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने देखा नहीं और जाना नहीं उसमें क्या है। क्योंकि देखो, सोने और चांदी का ऐसा है कि सीधा अगर दबाया जाए, सीधा पीटा जाए तो फट जाएगा वो। सीधा अगर उसको दबाया जाए तो फट जाता है, ऐसा वो उस पहले के उस प्रक्रिया से जानने में आई थी बात। तो इसलिए वो चमड़ा रख करके और उसके बीच में दबाते थे।
लेकिन अब ये आप जो बता रहे हो उसमें क्या है प्रक्रिया और किसके बीच में रखा जाता है, वो देखने की बात है ना। खैर, वो भी शोभा करने वाली चीजें हैं, तो ऐसी शोभा किसी काम की नहीं कि जिसमें जीवों का घात होता हो। चमड़े की बनी ढोलक है, तबले, ये अपने मंदिरों में लाने लायक नहीं है। अरे जब रसोई में चमड़े का प्रवेश नहीं होता अपनी, तो फिर मंदिरों में कैसे चमड़े का प्रवेश हो जाएगा? विचार तो करो, ये गंभीरता से सोचना चाहिए। भक्ति के तो लिए, ऐसा है। भक्ति के लिए। भक्ति के लिए चमड़ा? भक्ति कहाँ से होती है? प्लास्टिक की ले आओ ना, आपको क्या दिक्कत है? प्लास्टिक आती है, बढ़िया आती है, आर्टिफिशियल आजकल खूब आती है इस तरह की, है ना। अभी आप देखिए भक्ति वगैरह इनके मुमुक्षु आश्रम में खूब होती है भक्ति, और बच्चे सब वो बजाते हैं, सब इंस्ट्रूमेंट ला रखे हैं, लेकिन एक भी चमड़े का नहीं, प्लास्टिक के उसके बने हुए हैं। अपनी जो संस्थाएं और जो समझदार लोग हैं जहां पर, वहां तो ऐसी बात नहीं करते। अब किसी को लगे नहीं इसमें आवाज को विशेष नहीं आती है, ऐसी बढ़िया आवाज नहीं। अरे तू आवाज से भक्ति करता है कि तेरे भावों से भक्ति होती है? भक्ति कहाँ है? चमड़े की ढोलक में या अपने भावों में? आया समझ? तो भक्ति तो अपने भावों की निशानी है, उसके लिए चमड़े की ढोलक की आवश्यकता नहीं। मंदिर आदि में या किसी में भी इस तरह का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। अरे अपन अपने घर में नहीं करते हैं, मंदिर में कैसे करेंगे? विचार तो करो, मंदिर में कैसे करें? तो ये मांस भक्षण वाली बात थी, इस पर कल भी चर्चा हुई थी अपनी वैसे, लेकिन ठीक है, और थोड़ी विशेष बातें थी जो आज कर ली अपन। कुल मिला के शरीर में आसक्त रहना, वो भी मांस भक्षण का ही दोष है ना। भाव मांस खाना ही है वो, और क्या है उसके अंदर? भाव मांस भक्षण ही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के अपन ये पढ़ते हैं। अब आज अपूर्व जी नहीं है, इसलिए स्क्रीन पर तो नहीं आ पाएगी। आपके पास किसी के पास पुस्तक को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बोलिए। मैं पढ़ूं क्या? एक सेकंड, पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, कौन सा ये तो है टॉपिक पढ़ना है? अंदर। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? मदिरा पान, मदिरा पान। शराब, भांग, चरस, गांजा आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना द्रव्य मदिरापान है, तथा मोह में पड़कर आत्म स्वरूप से अनजान रहना भाव मदिरापान है। वेश्यागमन करना, वेश्या से रमना, उसके घर आना जाना द्रव्य रूप से वेश्यागमन है, तथा खोटी बुद्धि में रमने का भाव भाव वेश्यागमन है। अर्थात अपने आत्म स्वभाव को छोड़ विषय कसाय में बुद्धि रमाना ही भाव वेश्यारमण है। वेश्या धन, स्वास्थ्य तथा इज्जत नष्ट कर देती है, पर मिथ्यामति कुबुद्धि तो आत्मा की प्रतिष्ठा को हर कर अनंत काल के निगुत के दुखों में ढकेल देती है। शिकार खेलना, जंगल के रीछ, बाघ, हिरण, सुअर वगैरह स्वच्छंद फिरने वाले जानवरों को तथा छोटे छोटे पक्षियों को निर्दय होकर बंदूक आदि किसी भी हथियार से मारना व मारकर आनंदित होना द्रव्य रूप से शिकार खेलना है, तथा तीव्र राग वश ऐसे कार्य करने के भाव द्वारा अपने चैतन्य प्राणों का घात करना वह भाव रूप से शिकार खेलना है। बस 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 यहीं तक देखते हैं पहले। देखो, मदिरा पान, मदिरा पान तो स्पष्ट है, कुछ ज्यादा इसे समझाने की जरूरत है नहीं। शराब, भांग, करो। अभी अभी खत्म नहीं हुई है। चलो, देखो उत्साह रहता है ना बच्चों में, ज्यादा ही उत्साह हो जाता है कभी कभी। मदिरा पान में जो नशीली वस्तुएं हैं उनका सेवन करना, शराब, भांग, चरस, गांजा आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना द्रव्य मदिरा पान। अब ये तो जो एक परंपरागत प्रचलित चीजें थी उनके नाम है। नए जमाने में नई नई चीजें लगा लेना क्या, जिसका भी नशा होता। बीच में पहले सुना था, वो केमिकल आता है ना सफाई करने का, थिनर, थिनर, वो बच्चे वो थिनर का नशा करने लग गए थे। हाँ, थिनर का नशा करने लग गए थे वो। थिनर पी लेते या सूंघते उसको, पता नहीं क्या करते, कैसी कैसी बुद्धि हो जाती है। देखिए,
तो ऐसे ही ये भांग का भी स्पष्ट है। बहुत से लोग कहते हैं कि भांग में क्या है? भांग तो नेचुरल चीज है, वो तो पत्ती है। अरे भैया, ये कौन सी बिना नेचुरल है? सारी नेचुरल है। चरस वरस सब नेचुरली तो उगती है, वो पत्तियां ही तो है, और है क्या? जर्दा क्या है? वो भी तो पत्ती है, नशीली वनस्पति है कुल मिला के, वो नशा नहीं। और डोडा, पोस्ता, दाना, अफीम जिससे बनती है। तो खसखस, खसखस पोस्ता नहीं समझते हो तो खसखस, दाना भी कहते हैं उसको, पोस्ता भी बोलते हैं, खसखस भी बोलते हैं। वो सब नशीली चीज। तो कोई भी नशीली वस्तु का सेवन करना, वो द्रव्य मदिरा। और इसमें ही आगे बढ़कर अगर कहूं, मतलब मेरा व्यक्तिगत विचार तो ये है कि शराब, ये अपने कॉफी और चाय, इसकी भी अगर लत हो तो वो द्रव्य मदिरा पान ही समझ लो। क्योंकि इनमें कैफीन और टेटिन नाम के रसायन होते हैं। चाय में टेनिन होता है और कॉफी में कैफीन होता है। आया समझ में? ऐसे तो उससे भी एक नशा तो बनता ही है, लोगों को उसका भी नशा रहता है, उसके बिना काम नहीं कर पाते। कल अपन ने देखा था ना व्यसन। भाई व्यसन क्या है? व्यसन माने लत, नशा। मदिरा पान तो स्पष्ट रूप से नशा। तो मदिरा पान तो सिर्फ एक नाम है, असल में नशीली वस्तुओं का सेवन करना वो सब मदिरा पान में जाए। क्या? चाहे वो ताड़ी हो, चाहे वो देशी शराब हो, या ये अंग्रेजी शराब हो, या वो अफीम हो, चरस हो, गांजा हो, भांग हो, हैं? और भी पता नहीं जाने क्या क्या चीज आती है जो नाम अपने को ध्यान। ड्रग्स, ड्रग्स बहुत चलते हैं आजकल, वो नशीली दवाएं आती हैं। बड़े शहरों में तो युवा लोग गिरफ्त में आ गए इसके। ये 31 के, मतलब 31 दिसंबर को, ये रात को ज्यादातर इस तरह की पार्टियां होती है, रेड पड़ती है, पकड़े जाते हैं। आजकल अखबारों में खूब खबरें आ जाती हैं इस तरह की। अखबार मतलब ये आपके मोबाइल पे ही सब खबरें अखबारों की भी इसी पे आती। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी भी नशीली वस्तु का सेवन करना, वो द्रव्य मदिरापान। जो भी नशीली वस्तुएं हैं उनका सेवन द्रव्य मदिरापान। भाव मदिरापान, मोह में पड़कर आत्म स्वरूप से अनजान रहना, भाव मदिरापान। मोह महामद, आया ना? मोह महामद, महामद कहा, महामदिरा कहा। किसको? किसको कहा? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व की मदिरा ऐसी है। देखो, मदिरा का काम क्या है? विवेक गायब हो जाता है ना? गफलत में आ जाता है, गाफिल हो जाता है बिल्कुल। क्या? और वो की वही बात यहाँ लिखी इन्होंने, मोह की गहल सो अजान यह सुरापान। लिखा ना बनारसी दास जी ने। मोह की गहल में, मोह की गहल यानी वही गफलत, यानी ऐसा दिमाग इसका खराब हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता। आत्म स्वरूप को नहीं पहचानना, अपने स्वरूप से अनजान रहना, यही वास्तव में मोह की मदिरा का सेवन करना है। इसको कहते हैं भाव मदिरा पान। मोह में पड़कर आत्म स्वरूप से अनजान रहना, भाव मदिरा पान अनादिकाल से चल रहा है जीव। जब तक इस जीव के अज्ञान बना रहेगा, तब तक इसकी ऐसी दुर्दशा होती ही रहेगी। मोह की गफलत में ये अज्ञानी बना रहेगा और अपने स्वरूप को नहीं पहचान। ठीक है, इसको तो समझाने की विशेष जरूरत है नहीं। भाव मदिरापान सभी जानते हैं, मोह महामद सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये है तो सारी व्यसन है। क्या? मिथ्यात्व रूपी मदिरा का पान अगर चल रहा है तो समझना सारे व्यसनों का सेवन चल रहा है। अगला देखते हैं वेश्यागमन। द्रव्य वेश्यागमन क्या? वेश्या से रमना, उसके घर आना जाना, द्रव्य रूप से वेश्यागमन। अभी वो देखेंगे अपन, है ना? ब्रह्मचर्य और कुशील, मतलब ब्रह्मचर्य के अतिचार, उनमें ये सब बातें आएंगी कि भाई वेश्यागमन अकेले वो कुशील का ही नाम नहीं, उससे व्यापार का संबंध भी रखना। बहुत से, क्योंकि इनके पास पैसा हो जाता है ना, तो लेन देन का व्यवहार रखते हैं, ऐसा काम नहीं करना। खैर, अब तो कुछ इस तरह की बातें दिखती नहीं है। अब रूप ही बदल गए, वेश्यागमन का भी रूप बदल गया। क्या? वेश्यागमन का रूप कैसे बदल गया? कि पहले तो क्या कहें, वो इनके जो ठिकाने होते थे लोग वहां जाते थे। अब आपका मोबाइल, आपकी टीवी है, और वो तरह तरह के अखबार, मैगजीन, इन सब के माध्यम से वो वेश्यागमन ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? वेश्या शब्द किससे बना?
वेश्य से, है ना। वेश्य माने जो व्यापार करे, है ना, वाणिज्य का काम करे, उसको वेश्य कहा जाता है। और जो अपने देह का व्यापार करे वो वेश्या कहलाने लगे, उसको वेश्या कहा जाता है ना। अब ये सोचो कि जो इस शरीर को दिखा करके, शरीर को बेच करके जो पैसा कमाती हैं, वो क्या है? गंभीरता से विचारने की बात है, समझ में ही ना। वो क्या कहलाएंगी? वेश्या का काम क्या था? वेश्या नाम उसी को था जो अपने देह का व्यापार था, और जो देह को दिखाए, देह का प्रदर्शन करे और उससे पैसे कमाए, ये क्या है? और ऐसी महिलाओं से संपर्क रखना, ये क्या है? मैं खुल के नहीं कहना चाह रहा हूं, नहीं तो ये ऑनलाइन है ना, सब बहुत विवादास्पद बातें हो जाती हैं। आप समझ लीजिए, इसने मैंने प्रश्न छोड़ दिया, आप विचार कीजिए ये क्या है। ऐसे ही पुरुष में लगा लो, उसमें क्या है, पुरुष भी उस तरह के होंगे तो वो वेश्यागमन जैसा ही काम है। अब मैं इससे भारी बात अब कह रहा हूं, वो तो जो है सो है, लेकिन उन्हीं की नकल पर हमारी माताएं बहनें या हमारे भाई, और वो अपने वैसी वैसी ड्रेस पहननी है मुझको तो, क्या वैसी ड्रेस पहननी है उस हीरोइन ने पहनी थी जैसे, हाँ? बोलो, जिसमें इसकी शील की गरिमा नहीं रहे, जिसमें इसकी मर्यादा भंग हो, है, दूसरों की निगाहों में आए, और ये जान करके फिर फोटो खिंचाएंगे जैसे। मतलब मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देख करके हंसी आती है। पहले तो ऐसे उठ पटांग कपड़े पहन के बाजार में निकले, और उसके बाद फिर इधर से सही करे, उधर से सही करे, अब मन में एक घबराहट बनी रहे, है। भाई तेरा दिमाग व्यवस्थित नहीं है कि क्या बात? कड़वी तो है लेकिन सच्ची है ये बात, ये विचारने की है, बच्चियों को सिखाने की बात है कि अरे ये तो पाबंदी लगाना चाहते हैं, दकियानुसी विचार। ये दकियानुसी नहीं, मॉडर्निटी किसमें है? किसको कहते हो मॉडर्न? छोटे कपड़े पहनना ये मॉडर्निटी? मॉडर्निटी है क्या ये? झाका मोदी की नौटंकी करते हैं फिर। ये आधुनिकता नहीं है, आधुनिकता सोच में होती है। दकियानुसी सोच तो ये है कि मैं कपड़े दिखाकर या अपना बदन दिखाकर लोगों को रिझा लूं। दकियानुसी सोच तो ये आया समझ में? क्योंकि ये सोच कोई आज की नहीं, ये सोच अनादिकाल से चली है। कौन सी? अपने शरीर का प्रदर्शन करके और दूसरों को रिझाना, ये तो बरसों से चला आ रहा है। इसमें मॉडर्न क्या है? आधुनिकता किसको कहेंगे? विचारों में जहां आधुनिकता हो। विचार कैसे? आधुनिक विचार तो सम्यक दर्शन का है। जो काम आज तक नहीं हुआ वो काम आधुनिक है। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। जिनकी सोच ऊंची है, जिनकी सोच बड़ी है, उनके कपड़े छोटे कैसे हो? क्या? जिनके कपड़े छोटे हैं उनकी सोच ऊंची नहीं हो सकती। कि कपड़ों से सोच का क्या लेना देना? कि लेना देना तो नहीं है, लेकिन आपका दिमाग वहीं पे घुसा हुआ है, क्या? उन कपड़ों में ही घुसा हुआ है। हाँ भाई, विचारधारा तो ऐसी रहनी चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। और यहाँ पे थिंकिंग तो जीरो और लिविंग का कोई ठिकाना नहीं। अभी है ना, सर्दी कितनी भयंकर पड़ रही है, लेकिन शादियों में जो सच संवर के जाएंगे देखना, शॉल कौन ओढ़े? कि हमारी ड्रेस कैसे नजर आएगी, और हमने जो मेकअप कराया, मेकअप कैसे दिखेगा फिर अगर हम शॉल ओढ़ लेंगे या कार्डिगन पहन लेंगे? बोलो। हम तो देख देख के हंसते हैं, पर से झरोखे में से दिखता है ना, सब नीचे वो निकलती, जुलूस निकल रहे हैं, बारात निकल रही है, हैं, अयो ठिठुर रही है, खड़ी खड़ी ठिठुरेंगी, लेकिन कभी के कपड़े ओढ़ ले हुए, पहन ले हुए ढंग से, ऐसा काम। पुरुष इस मामले में भी बचे हुए हैं, वो तो कोट पैंट पहन लेते हैं, क्या? कोट पैंट तो फैशन में है, ठीक है, लेकिन इनको तो वो साड़ियां, या साड़ियां भी कहा, आजकल कौन साड़ियां पहनता है? वो तरह तरह के क्या बोलते हैं वो, गाउन वगैरह और पार्टी वेयर ड्रेसें होती हैं, हैं, क्या नाम ही जाने क्या क्या है, अपने को ज्यादा पता नहीं। बोलो। मैं भी गृहस्थ हूँ, मैं भी देखता हूँ सब चीजें, ऐसा नहीं है कि शास्त्री हो तो ये चीजें मालूम ही नहीं होंगी। आप सोच रहे हो कहाँ कहाँ की बातें मालूम है इनको।
गुरुदेव कहा करता था ना, नाचा नहीं पण जोया तो है, कि खुद नहीं नाचे लेकिन नाचों को नाचते हुए को देखा तो है ना। बस ऐसे ही है, हमने वो मूर्खता नहीं की लेकिन मूर्ख लोगों को देखा तो खूब है। क्या वही गंभीरता से विचार करना। वेश्यागमन की आगे विस्तार की बात अपन कर रहे हैं। ब्रह्मचारी सुनील जी शिवपुरी की वो बात याद रखिए, वो बहुत बढ़िया बात लगती है मुझे तो। रूप के प्रशंसक शील के लुटेरे। अपन इससे आगे की बात कर रहे हैं। और अपने रूप की प्रशंसा चाहने वाले शील लुटाने को तैयार बैठे। क्या अपने रूप की जो प्रशंसा चाहता है कि कोई मेरे रूप की तारीफ करे, दूसरा व्यक्ति, हाँ, अब वो पति पत्नी से चाहे या पत्नी पति से अपनी प्रशंसा चाहे, वो तो एक चलो सीमित हो गई, अपना वो भाव उसने सीमित कर लिया, ठीक है ना। लेकिन दूसरे मुझको देख करके तारीफ करें, हैं, और दो चार अच्छे अच्छे कमेंट लिख दे में कि आज बहुत सुंदर लग रहे हो, और इतने बढ़िया लग रहे हो, और पता नहीं, मैंने तो हल्के शब्दों में बात की है, बाकी तो आप जानते हो ज्यादा। क्या कैसी कैसी तारीफ है, क्या चाहता है ये, क्या चाहती है, किस भ्रम में जी रही है। महाभ्रमी तो पड़ा हुआ है। दुनिया वाले तारीफ कर देंगे तो तू ऊंचा हो जाएगा, और कोई तेरी तारीफ नहीं करेगा तो नीचा हो जाएगा। किसके लिए जीता है जीवन, किसके लिए है। दूसरों की तारीफ से अपनी कोई अपना जीवन नहीं चलता, न दूसरे की निंदा से अपना वो चलेगा कुछ। बाबूजी की पंक्तियां है ना, है, दूसरों की निंदा प्रशंसा से अपने को मत तोलो, इस तरह की बात आती है। तो मुक्तक है बाबूजी का। अपने स्वरूप को देख करके बोलो भैया, दूसरों की निंदा और प्रशंसा से खुद को मत तोलो। वो तो हो गया ना। तो वेश्या से रमण करना, उसके घर आना जाना, द्रव्य रूप से वेश्यागमन। इसके जितने भी अतिचार हैं वो सब भी वेश्यागमन कहलाते हैं। हाँ? आप भले कुशील सेवन नहीं कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन उसके घर आना जाना वो भी उसमें ही जाता है। उससे व्यापार का संबंध रखना, ये भी उससे ही जाता है। इसलिए जो शीलवान है वो ऐसे पुरुषों से और ऐसी महिलाओं से दूर ही रहो। क्या भले रिश्तेदार ही क्यों नहीं हो, लेकिन मालूम है कि ये गड़बड़ है इसका मामला, है? ये उचित नहीं है इसका, अच्छा नहीं है इसका, तो मतलब इसका जो चाल चलन है वो गड़बड़ है, तो उसका समागम नहीं करना। ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी कभी भी। क्या ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी कभी भी, अपने कभी ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखना। कोई रिश्तेदार भी हो इस तरह का तो दूरी बना के रखना। हाँ, ये एक नया चलन चला है, कपल फ्रेंड्स पार्टीज। क्या कपल, भाई पहले तो होते थे, जैसे आदमी होते तो आदमी आदमी जो दोस्त होते थे वो पार्टी कर लेते थे, या महिलाओं की वो किट्टी चली पड़ी थी। अब ये कपल फ्रेंड्स, और ये कपल फ्रेंड्स के किस्से आपने सुने नहीं होंगे, सुन रखे होंगे। अब उनमें एक दोस्त की पत्नी से दूसरे दोस्त का चक्कर चालू हो गया। बोलो ये क्या है ये। हालांकि ये वेश्यागमन में नहीं आएगा, ये तो पर स्त्री रमण में है। ये पर स्त्री रमण और वेश्यागमन में अंतर है। आया समझ में। पर स्त्री रमण और वेश्यागमन में अंतर। कुशील की अपेक्षा तो समान ही है। क्या कुशील अपेक्षा से तो समान है, लेकिन ये जो क्या बोलते हैं, पर स्त्री रमण और वेश्यागमन में मूलभूत अंतर यह कि वेश्यागमन वो वेश्या का तो व्यापार है वो एक तरह से, और पर स्त्री रमण में वो तो बदचलन है। वो स्त्री अथवा वो पुरुष वो बदचलन है, वो व्यक्ति बिल्कुल खोटे चरित्र वाला। हाँ, ये बहुत खोटा काम है ना। तो सभा में बात करने लायक भी नहीं, ऐसी ऐसी चीजें हैं ये। क्या आया समझ। वेश्या से रमना, उसके घर आना जाना, द्रव्य रूप से वेश्यागमन। खैर, द्रव्य व्यसनों की चर्चा तो सभी जानते हैं। अपन तो बनारसी दास जी ने जो भाव व्यसनों की चर्चा की है वो समझना है। भाव वेश्यागमन क्या, अब ये समझने लायक है, खास तौर पे नए लड़के लड़कियों को, युवा लोगों को, और युवा नहीं भी हो तो सबके ही समझने लायक। खोटी बुद्धि में रमने का भाव, भाव वेश्यागमन। क्या कुमति की रीति, गणिका को रस चखी वो। गणिका माने वेश्या। कुमति की रीति, कुमति की रीति मतलब
खोटी बुद्धि में लगना, खोटी आदतों में लगना। अब समस्या ये है कि ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन सी आदत खोटी है और कौन सी आदत खोटी नहीं है? खोटी आदतें कौन सी? क्योंकि बहुत धुंधली होगी है ये तस्वीर बिल्कुल। अब वो खोटी और खरे का कुछ पहचान नहीं रही। यही मोबाइल आपके इसमें काम आ रहा है ना? और इसी मोबाइल के सहारे लोग जाने कैसी कैसी हरकतें करते हैं, क्या क्या कर लेते हैं। कुमति की रीति, दूसरे को ठगने की बुद्धि, ये कुमति की रीति नहीं है? दूसरों को बेवकूफ बनाने की बुद्धि, ये कुमति की रीति नहीं है? खोटी आदतें सीखना, खोटी आदतें कैसे? जिसको आजकल स्मार्टनेस कहा जाता है। समझ में आई बात? जिसको आजकल बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। कैसे स्मार्ट है? कि ये लड़की है और देखो सबसे कैसे घुल मिल के बात करती है, और कैसे इसमें एटिकेट्स हैं, और कैसे इसके वो है मैनर्स हैं, और कैसे सबके बीच में एडजस्ट हो जाती है सबसे। हाँ, बोलो। कुमति की रीति। ज्यादातर जिनके पास व्यर्थ का पैसा इकट्ठा हो जाता है वहां ये कुमति की रीति बढ़ने लगती। संसाधन ज्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर बुद्धि खोटी आदतों में लगने। कह रहे चलिए ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सब पार्टी है, पार्टी में थोड़ा बहुत तो चलता है क्या? वो शराब पी नहीं, ये शराब नहीं है, ये तो वो है दूसरे, इसमें नशा नहीं होता है। एल्कोहल है लेकिन नशा नहीं होता। ऐसी भी होती है ना, जाने क्या क्या, अपने को तो ज्यादा पता नहीं है, अलग अलग नाम आते हैं इनके भी। हाँ कि ये तो दवाई के रूप में ली जाती है, ब्रांडी है, जिन है, ब्रांडी है, रम है, और पता नहीं जाने क्या क्या नाम आते हैं अलग अलग, अपने को ज्यादा अंतर मालूम नहीं है। अपनी नजर में तो सब शराब ही शराब। और बड़े लोगों की पार्टी है तो इसमें ये तो होगा, ये तो बनेगा। कुमति की रीति, और बताओ कुमति की रीति। बड़ा व्यापारी हो, अब अपनी जैसी बात करो, बड़ा दान दातारों के नहीं, इनके लिए तो खाने में ही बनाना ही पड़ेगा। कह रहे भैया लेकिन ये अभक्ष, कह रहे नहीं देखो इतने बड़े आयोजन में ये तो करना ही पड़ता है। ये कुमति की रीति नहीं है? ये खोटी बुद्धि नहीं है क्या? खोटी आदतें सीखना, किसी भी तरह की खोटी आदतें। कह रहे बच्चे बच्चियों को घुलने मिलने दो आपस में, उसमें क्या है? फ्रेंड्स ही तो है, फ्रेंड्स। बोलो, फ्रेंडशिप के नाम पे क्या क्या होता है? हाँ? बोलो, इसमें क्या है? और आपके कोई बॉयफ्रेंड नहीं थे क्या? आपके कोई गर्लफ्रेंड नहीं थे क्या? और ये नहीं थे क्या? वो कैसी कैसी बातें। और जो इन चीजों में नहीं पढ़े उसको क्या समझता है? अरे ये तो ऐसे ही है, गांव का है क्या? इसकी सोच छोटी है। हाई सोसाइटी में तो हाई सोसाइटी के हिसाब से रहना पड़ता। कौन सी हाई सोसाइटी? हमारी तो एक ही हाई सोसाइटी है। कौन सी? कौन सी हाई सोसाइटी है? सिद्धों की। आया समझ? हम सिद्धों की सोसाइटी से आते हैं। और मुनिराज की, वो है हाई सोसाइटी। उनके मुकाबले कौन सी हाई सोसाइटी उत्तम? कितने उत्तम है? लोक में चार ही उत्तम है, नहीं सीखा क्या बचपन में? हाँ ये सही बात है, हाई है या खाई है? हाई सोसाइटी नहीं, अब खाई सोसाइटी। उस खाई में तो गिरोगे मरोगे। हाई सोसाइटी के नाम पे जितने भी ये पाप चलते हैं, खोटी रीति चलती है, जिसमें प्रमाद की वृत्ति बढ़ती हो, कषाय की वृत्ति बढ़ती हो, हिंसा की वृत्ति बढ़ती हो, ये सब चीजें। क्या कह रहे हैं? अच्छा उसमें भी वो नशीली चीजें डालते हैं बर्थडे केक वगैरह में। पहले तो सुना था कि अंडे वगैरह ही डालते होंगे, मांस ही डलता होगा। अब तो ये भी सुनने में आया क्या? बोलो। बड़े बड़ी पार्टियां होंगी और उसमें केक में वो चरस वरस और ये डाल दी जाएगी। ऐसी कैसी बातें जानने को मिलती। चॉकलेट में ही, चॉकलेट के भी ऐसे नशे वाली चॉकलेट। तो बोलो ये क्या है? अच्छा अब एक और चीज बताता हूँ। कुमति की रीति बताऊं वर्तमान क्षेत्र परिप्रेक्ष्य में। फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइंस डे, 31 दिसंबर की पार्टी, ये कुमति की रीति नहीं है तो क्या है बताओ? हम्म? और बताओ, आपके मंदिरों में अगर डांडिया ने प्रवेश कर लिया, ये कुमति की रीति नहीं है तो क्या? गरबा नाइट, बोलो, है? ये कुमति की रीति नहीं है तो क्या है? बाल बोध भाग दो में आपने देव स्तुति पढ़ी थी, क्या था उसमें? दूर भगावे
बुरी रीतियां, वो जो भी बुरी रीतियों की बात थी ना, वो ये कुमति की। खोटी बुद्धि, खोटी का क्या पैमाना? खोटी का पैमाना सीधा सा, कि जिसके कारण हमारे विषयों में आसक्ति बढ़ती हो, जिसके कारण हमारे राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ती हो, जिसके कारण हिंसा बढ़ती हो, जिसके कारण प्रमाद बढ़ता हो, वो सारी की सारी कुमति की रीति। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? कुमति की रीति माने जिससे हमारी ऐसी खोटी आदतें बढ़ती हो, वो सब कुमति की रीति। और उसी को भाव वेश्यागमन कहा गया, क्योंकि जैसे वेश्या समाज के क्या कहें अपन, समाज के पाप का रूप है, उसी तरह से ये कुमति इस जीव के पाप का रूप, पाप का स्थान। तो वेश्यागमन बोलो या ये कुमति की रीति बोलो, एक ही बात। अपने आत्म स्वभाव को छोड़कर विषय कषाय में बुद्धि रमाना ही भाव वेश्या रमण है। कल ऑनलाइन गेमिंग की चर्चा करी थी ना अपन ने, उसमें भी कुमति की रीति है। और क्या है, कौन सी अच्छी बुद्धि बढ़ रही है उसके अंदर? हाँ? कि हम ये वाला ऑनलाइन गेम खेलें और ये करें वो करें, ये खोटी बुद्धि की तो रीति है, कुमति की रीति। ये किशोर अवस्था में ज्यादा होती है, खोटी आदतों के प्रति ज्यादा क्या कहें, लालायित हो जाते हैं बच्चे। उसमें उनको थोड़ा सा एक मनोरंजन जैसा लगता है, या ऐसा लगता है ना कि आज तक ये कैसा काम है, तो वो कुछ नया दिखता है, नए नए के चक्कर में लग जाते। बड़े शहरों में बड़ी बीमारी। वेश्या धन, स्वास्थ्य तथा इज्जत नष्ट कर छोड़ देती है। अच्छा देखो, वेश्या का जो प्रेम है, नगर नारी को प्रेम कैसा है, तो उसको वास्तव में प्रेम होता नहीं, उसको रुपये से प्रेम। आपके पास रुपया खत्म तो वो फेंक दे जाओगे वहां से। चारुदत्त का प्रसंग तो सबको याद हो, वसंत सेना और चारुदत्त का। वो कहानी प्रसिद्ध है, अन्य मतों में भी प्रसिद्ध है, संस्कृत साहित्य में भी प्रसिद्ध है, अपने यहाँ भी। तो वेश्या क्या करती है, धन समाप्त हो गया छोड़ दे, स्वास्थ्य और इज्जत तो नष्ट करेगी करेगी, लेकिन स्वास्थ्य या इज्जत नष्ट हो उससे आप उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दुनिया वाले आपको गालियां दें, चाहे आपको खूब तारीफ करें, कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको तो उसका पैसा चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, वो छोड़ देती। लेकिन ये मिथ्यामति छोड़ती नहीं, ये उससे भी खतरनाक है। वेश्या दमन से ज्यादा खतरनाक है खोटी बुद्धि। क्यों? क्योंकि मिथ्यामति यानी कुबुद्धि तो आत्मा की प्रतिष्ठा को हरकर अनंत काल के निगोद के दुखों में ढकेल। समझ में आ रही है बात? ये जो खोटी बुद्धि की रीति है, मिथ्यामति की बुद्धि है, ये आपको अगले भव में भी नहीं छोड़ेगी, ये छोड़ने वाली नहीं। ऐसा है। शिकार खेलना, देखो शिकार का भी देख लेते हैं। जंगल के रीछ, बाघ, हिरण, सुअर वगैरह वगैरह में तो कुछ भी है, एक्स वाई जेड। अब ये पारंपरिक शिकार नहीं होता, अब दूसरी तरह का शिकार होता है। वगैरह स्वच्छंद फिरने वाले जानवरों को तथा छोटे छोटे पक्षियों को निर्दय होकर बंदूक आदि किसी भी हथियार से मारना व मारकर आनंदित होना द्रव्य रूप से शिकार खेल। हालांकि अब तो सरकार भी थोड़ी सख्त हुई है, तो एकाएक शिकार वगैरह पे पाबंदी रहती है, लेकिन छोटे छोटे जानवरों के शिकार पे तो कोई पाबंदी है नहीं। जो वो क्या बोलते हैं, इनकी सूची में शामिल है, जैसे बाघ हो गए, शेर हो गए, हैं, इनके भालू वगैरह हो गए, इनके शिकार पे तो फिर भी पाबंदी है। लेकिन कुत्ते बिल्ली के शिकार पे कौन सी पाबंदी? सरकार खुद सब्सिडी दे रही है इसको, कत्ल खानों को। गायों का शिकार हो रहा, शिकार ही तो है, और क्या है वो? शिकार पूरा जंगल में जाके ही नहीं होता है, तो आपके शहरों में भी होता है। जितने भी कसाई खाने हैं, कत्ल खाने, ये शिकार नहीं है तो क्या है? लोगों के दिमाग में एक छवि है कि शिकार में ऐसा होगा, ये पीछे भाग रहे होंगे उसके बंदूक या तीर लेकर के, तीर बाण लेकर के, और फिर यूं दूर से निशाना लगा के। ऐसा नहीं है, शिकार सारा ही शिकार। चलते फिरते बच्चे कुत्ते के लात मार देते हैं, ये क्या है? ये शिकार का एक छोटा रूप है, जान से नहीं मारा लेकिन परेशान करने के लिए तो मारा ना। आया समझ? और सरकार ने तो खुली छूट दे रखी है, और कई बार तो
जान करके सरकार मरवा देती है। कुत्तों की संख्या ज्यादा हो गई शहर में, पकड़ो कुत्तों को और मार डालो। सांड वगैरह हो गए ज्यादा, बेल वगैरह, खैर अब तो ये गाय के पीछे तो थोड़ा वो होने लग गई राजनीति, नहीं तो पहले तो ये भी हो जाता। राजनीति क्या हो रही है, यहाँ से पकड़ के कत्ल खाने भिजवा देते। हाँ, विदेशों में तो खूब होता है इस तरह का। तो ट्रक के ट्रक भर करके, देखा था पहले चाइना की खबर आई थी, ट्रक के ट्रक भर के उसमें वो मुर्गे चूजे वगैरह उन सबको गड्ढों में यूं दफना दिया था, आग लगा दी थी सबको, हजारों की संख्या में, कुत्तों को और इनको सबको पकड़ पकड़ के जिंदा कोई आग लगा दी। ये सब क्या है, ये द्रव्य शिकार। खैर, अपने में तो ऐसे कोई जीव इस तरह के होते नहीं है जो ऐसी हिंसा करे, लेकिन अपने में ही जो छोटे बच्चे, अभी एक शिकार का दूसरा रूप बताता हूँ। ये सकरात के समय ये जो पतंग उड़ेगी, है, इसमें उन पक्षियों का होगा, या पक्षी का है ना, ये छोटे छोटे पक्षियों को निर्दय होकर के मार, ये पतंग उड़ाते हैं। ये पतंग उड़ाने वाले वो पक्षी का शिकार ही तो कर रहे हैं एक तरह से, और क्या कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमारा अभिप्राय नहीं है शिकार करने का। अरे तुम्हारा अभिप्राय नहीं, लेकिन तुमको पता है ना कि इससे वो बेचारे फंस जाते हैं, मर जाते हैं। मैं आपको असली किस्सा बताता हूँ। हमारे घर पे क्या, हमारे पीछे से मतलब बंदर वगैरह खूब आते हैं, हम लोग उनको खाने का देते हैं तो आते हैं, हर 3-4 दिन में आते हैं। सकरात के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है। कोई यहाँ से कटा है, कोई यहाँ से कटा है। एक छोटे बच्चे को देखा, उसकी बेचारे की टांग कट गई और वो उससे छुड़ा नहीं पाया, वो महीनों तक उसके वो धागा उलझा रहा। अब एक चीज आप कह सकते हो कि हम जो पतंग उड़ा रहे हैं हमने तो देखा, बिल्कुल सावधानी रखी और कोई पक्षी हमारी उससे तो नहीं मरा। अरे भैया, तुम जब पतंग उड़ा रहे हो सिर्फ उसी टाइम थोड़ी ना है वो धागा, तुम्हारी जब वो पतंग कटेगी, वो डोर पता नहीं जाने कहां पर जाकर उलझेगी, और जाने कौन कौन से पक्षी उसमें फंस करके मरेंगे, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी पतंग कट गई, वो डोर छूट गई, दूसरी जगह चली गई, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खत्म होगी। उसको किसने संचालन में लाया, किसने उड़ाई थी वो पतंग, किसने वो डोर जगह जगह फैलाई? सिर्फ पतंग उड़ाना ही थोड़ी ना है उसमें, आप आगे का दृश्य नहीं देख रहे हो, आपको सिर्फ पतंग उड़ाना दिख रहा है। पतंग उड़ाने के बाद जो जगह जगह उसके गुच्छे बनेंगे और जगह जगह वो डोर उलझेगी, फंसेगी, तरह तरह की बातें होंगी, उसमें पक्षी उलझ जाएंगे, पंख कट जाएंगे। हमारे संजय जी भाई साहब तो बहुत अच्छा काम करते हैं। वो वो सिर्फ पोस्टर नहीं निकालते हैं, वो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है जयपुर में उन्होंने, और जो शास्त्री विद्यार्थी मदद करना चाहते हैं वो उनकी मदद भी करते हैं। क्या, वो वहां पे फोन लगाया जाता है कि यहाँ पे घायल है, तो वो अपनी गाड़ी भेज करके वो पक्षी मंगवाते हैं, पक्षी अस्पताल तक छुड़वाते हैं। आया समझ में? कोरा कागजों का काम नहीं है, आपको लगता है सिर्फ पोस्टर निकाल देते हो। जितना उनसे बन पड़ता है उस शहर में रह करके तो कर ही रहे हो। आपके भी अगर पहचान में, आपकी निगाह में ऐसा हो, जानवरों का, पक्षियों का चिकित्सालय हो आपके शहर में, तो वहां के संपर्क रखिए अपने पास, और कहीं पे कोई मिलता है तो पहुंचाने की व्यवस्था करिए। जीव दया है ये। शिकार खेलना अगर व्यसन है तो ऐसे जीवों को शिकार से बचाना ये बहुत पुण्य का काम है, मामूली चीज नहीं है। और आप किसी और को बचा नहीं सकते तो कम से कम मारने के साधन तो मत करो। तो पतंग आदि उड़ा करके और वो साधन तो नहीं करें कम से कम हम। समझ में ही बात? गंभीरता से सोचिए। ना तो इस तरह का कोई व्यापार करना, पतंग डोर का खैर अपने तो कोई स्वाध्याय एकाएक करता नहीं, कभी नहीं करना इस तरह का व्यापार। और ऐसा काम अपने घर पे करने की अनुमति या उसका अनुमोदन भी नहीं करना। बच्चों को बचपन से सिखाना, छोटे छोटे बच्चे भी बैठते हैं ना, सुनते हैं ये भी क्या, अपन जो पतंग उड़ाते हैं सिर्फ पतंग उड़ाने जितनी जिम्मेदारी नहीं है अपनी। पतंग उड़ाने के बाद आपकी जो डोर इधर उधर होगी उसमें कितने जीव फंसेंगे, कितने पक्षियों के पंख कटेंगे, कितने बंदरों के बच्चों के हाथ पैर कट जाएंगे, हमने हमारी आंखों से देख। उलझे रहे बेचारे का, वो पैर कट ही गया बिल्कुल, ऐसा मांस लगा रहा, बाद में फिर वो ऐसा ही लूला रहा जिंदगी भर। आपके तो 2-1 दिन का मजा है और उसके बाद उनकी सजा। जैसे ही दिवाली पर विचार कीजिए गंभीरता से। दिवाली का तो कहने की आवश्यकता ही नहीं, आप सब जानते हैं, आजकल तो खूब प्रचार हो चुका है उस बात। लेकिन ये पतंग के मामले में लोग कम समझते हैं थोड़ा।
अपने स्वाध्यायियों को भी ऐसा शौक रहता है, और बच्चों को जोश आता है तो बच्चे माँ बाप के पीछे पड़ते हैं कि हमको दिलाओ, हम भी उड़ाएंगे, हम भी उड़ाएंगे। उन बच्चों को समझाओ कि बेटा इससे ना ये अपन तो उड़ा लेंगे और अपन सावधानी से भी उड़ा लेंगे, लेकिन ये डोर जाके जो उलझेगी, भले कच्ची डोर क्यों ना हो, आपके लिए कच्ची है, उन कबूतरों के लिए, उन छोटे छोटे पक्षियों के लिए तो नहीं है ना कच्ची। वो कच्चा धागा जिसको आप ऐसे करके तोड़ देते हो, आपके घर में 2-1 महीने का बच्चा हो, उसके हाथ पर एक बार थोड़ा सा टाइट घुमा करके देखना, और उन्हें उसको निशान पड़ जाए, तो जब आपको छोटे से बच्चे का इतना वो लग रहा है, तो वो छोटे बच्चे से भी छोटे हैं वो पक्षी तो हाँ, उलझ जाते हैं। ऐसे ऐसे चित्र हैं बिल्कुल फांसी से लटके हुए कबूतर जैसे, ऐसे चित्र देखेगी नहीं आपने, असली फोटो, वो पोस्टर में देखोगे आप, शायद पोस्टर अगर आपने देखे होंगे, जिंदा ही लटक गए, मर गए वो लटके लटके, जैसे फांसी पे लटका दिया उसे। ये सब शिकार है, आया समझ में? तो निर्दय होकर के प्राणों का आघात करना, ये तो शिकार है ही सही, है ना, ये द्रव्य शिकार खेलना। और भी आया ना इसमें, बंदूक आदि किसी भी हथियार से मारना व मारकर आनंदित होना, और फिर इसमें आनंद मानते हैं, वो काटा, और वो क्या क्या बोलते हैं वो, गुजराती ज्यादा जानते हैं, उनको है ज्यादा पतंगों का शौक। वो काटा वो मारा, बोलो, अरे क्या काटा है? और क्या मारा, जीवों को मारा, उनके हाथ पांव काटे। समझ में आ रही है बात? हथियार से मारना, मारकर आनंदित होना, ये आनंदित होता है, आनंदित होता है, ये द्रव्य रूप से शिकार खेलना है। समझ में आ रहा है? आप सोचोगे कहां से कहां बात जोड़ दी, कहां से कहां नहीं जोड़ी, आप विचार करो क्या है परिभाषा शिकार की। इन्हें हम मारने के लिए थोड़ी ना कर रहे, मारने के लिए नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि इससे मरेंगे ही मरेंगे। उपाय तो ये होना चाहिए कि हम बचावें उन जीवों को। तो आपके आसपास पक्षियों का चिकित्सालय हो, या कोई ऐसा डॉक्टर हो, या कोई क्या बोलते हैं जानवरों का ही हो, तो वहां पे पहुंचाने की व्यवस्था आप करें, अगर समर्थ है तो और समय है तो करना ही चाहिए। और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम मारने का उपाय तो मत करो। तथा ये तो द्रव्य शिकार का, द्रव्य शिकार खेलना हो गया। भाव शिकार खेलना क्या है, ये समय ज्यादा हो गया आपका। तीव्र रागवश ऐसे कार्य करने के भावों द्वारा अपने चैतन्य प्राणों का घात करना, यह भाव रूप से शिकार खेलना। ये कौन से तत्व संबंधी भूल होगी, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल। राग आदि प्रगट जे दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत छे, ये अपने चैतन्य प्राणों का घात कर रहा है, तीव्र राग द्वेष पूर्वक ऐसे काम कर, है ना, किसी भी विषय में आसक्त होना, तीव्र राग आदि की प्रवृत्ति रखना, ये भाव रूप से शिकार खेल। तो गंभीरता से इन व्यसनों पर विचार कीजिए, ना, ये चर्चा मामूली नहीं है, सुनने में सरल लगती है, लेकिन इनके रूप बदल गए, हर एक व्यसन के रूप बदल गए, तो हमारे दिमाग में पता नहीं जाने क्या क्या चीजें चलती हैं आज। तो गंभीरता से विचार करें कि कहीं हम किसी व्यसन की गिरफ्त में तो नहीं है, कहीं खोटा व्यर्थ का पाप तो अपने द्वारा नहीं हो रहा है। आगे 3 और बचते हैं, पर स्त्री रमण चोरी का, 2 ही बचते हैं, पर स्त्री रमण और चोरी का, इसको फिर आगे अपन देखेंगे जैसे भी समय रहे। चलिए, चैतन्य का प्रतीक्षण भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ परे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत धार, जिसके अपनी माँ को शरण बनाए, बार है जितना